नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। आज हमारी चर्चा बेटा होगी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के दो कंपोनेंट हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग से जुड़ा है। प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग। ये थिंग क्या है? ये थिंग है सबूत। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 3 महत्वपूर्ण स्टेजेस होती हैं। कैसे चलेंगी? सबूतों के आधार पर चलेंगी। ट्रायल सबूतों के आधार पर, कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा। इंक्वायरी में जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, सबूतों के आधार पर लेगी। और पुलिस जो चार्जशीट लगाती है या फाइनल रिपोर्ट लगाती है वो भी सबूतों के आधार पर लगाती है। नहीं तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी? लेकिन उसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, क्योंकि सीआरपीसी एक एडजेक्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। केवल उस प्रोसेस को समझेंगे और जो सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, पूछा जाता है, जैसे ये सवाल उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो फैकल्टीज हैं लॉ कॉलेजेस की, उसमें पूछा गया, पढ़ो आप इसे। वेदर एन एक्यूज्ड पर्सन, कहा जा रहा है जो व्यक्ति एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप है, एलिगेशन है अपराध को कारित करने का, whether an accused person be directed to produce a document, if so under what provision of law। डॉक्यूमेंट एक विषय है, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है थिंग में। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या किसी एक्यूज्ड व्यक्ति को कंपेल किया जा सकता है कि हां भैया तुम्हारे पास जो है डॉक्यूमेंट उसे प्रोड्यूस करो। तो चलिए, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा अगर इस तरीके का प्रोसेस को लेकर, तो जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 94। डायरेक्टली आप बेटा प्रोविजन से अपनी शुरुआत करेंगे। मैं भी लेकर आया हूं, आसान शब्दों में इसे पढ़ाता हूं, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 94, ठीक है जी। सेक्शन नंबर 94 ऑफ द बीएनएसएस, इट ऑथोराइजेस कोर्ट और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। दो लोगों को अथॉरिटी दी जा रही है बेटा। एक तो कोर्ट ऑफ लॉ है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है इंक्वायरी के लिए, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है ट्रायल के लिए। दूसरा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसे आप कहते हैं एसएचओ। हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है थाना अध्यक्ष, ठीक है। तो सेक्शन 94 बेटा ये ताकत कोर्ट ऑफ लॉ को देता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देता है टू इशू सम्मन। वो सम्मन जारी कर सकते हैं। क्यों सम्मन जारी करेंगे, कैसे करेंगे? इधर इन द फिजिकल फॉर्म, सम्मन फिजिकल फॉर्म में जारी होगा, इधर इन और इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी सम्मन जारी हो सकता है। रिक्वायरिंग एनी पर्सन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। बेटा एनी पर्सन में तो एक्यूज्ड भी आ जाएगा, एनी पर्सन में तो विटनेस भी आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायरिंग एनी पर्सन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। केवल बात डॉक्यूमेंट की नहीं हो रही है, बात डॉक्यूमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पेन कार्ड आ सकता है, हार्ड ड्राइव आ सकती है, सीसीटीवी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो डॉक्यूमेंट के अलावा कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अदर आइटम, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज नेसेसरी और रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, for the purpose of inquiry, for the purpose of investigation, or for any other proceeding under BNSS, provided such material is in the person, possession or control। सवाल ये है, कोर्ट ऑफ लॉ को, एसएचओ को ये अथॉरिटी क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है कि जो मैंने आपको अभी 3 स्टेजेस बताई, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की, वो कंडक्ट की जा सके। कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति से कुछ भी मांगा जा सकता है, डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, या कुछ भी हो, रेजिड्यूरी भी तो है, अदर आइटम, ठीक है। कोर्ट को लगता है दैट इज नेसेसरी, कोर्ट को लगता है नहीं भैया ये नेसेसरी है, ये रेलिवेंट है ट्रायल, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। जो चीज मांगी जा रही है जिस व्यक्ति से, उसके पास हो या उसके कंट्रोल में हो। पता चला बेटा उसके पास है ही नहीं, उसके कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है, आसान है। सो सच पर्सन इज बाउंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और अदर सच थिंग एट सच टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड इन सम्मन।
स्तंभन ने किसी व्यक्ति से कहा, मिस्टर ए से कहा कि भाई तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट है और जो सीसीटीवी वगैरह है उसे लेकर आओ। अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चूंकि सम्मन जारी किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ से, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से, कि वह जो मांगा गया सम्मन में आर्टिकल डॉक्यूमेंट उसे लेकर तय समय पर तय प्लेस पर हाजिर हो जाए, एट द स्पेसिफाइड प्लेस और टाइम। अगर नहीं हाजिर होगा तो नहीं हाजिर होगा तो फिर उसे सजा मिलेगी। आपको पता है आपके आईपीसी का सेक्शन नंबर 174 जो क्या बन गया बीएनएस का 208, सेक्शन 208 में फिर बेटा सजा मिलेगी 6 महीने की बीएनएस में। पब्लिक अथॉरिटी और कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सम्मन जारी किया, ठीक है। तो सेक्शन 94 शुड बी रेड विद सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस कि कोर्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी से कह सकता है, बस जरूरी यह है कि उनके डिस्क्रिप्शन में वो जरूरी लगे फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, और जिससे जो चीज मांगी जा रही है उसके पोजीशन में हो, कंट्रोल में हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, this section deals with documents forming the subject of criminal offense as also with the document which are or can be used only as evidence। सवाल ये है, मैंने कहा नेसेसरी हो, रेलिवेंट हो, भाई कहीं पर हत्या होती है, कोर्ट ने, पुलिस ने कहा सीसीटीवी लेके आओ, तो जहां हत्या हुई है, जहां से ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि अपराधी भागा होगा, छुपा होगा, वहीं का सीसीटीवी मांगोगे ना, कि आसपास के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सीसीटीवी मांग लो, रेलिवेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो सवाल यह है कि जो अपराध कारित हुआ है सीआरपीसी, तो अपराध से जुड़ा है, उस अपराध के मद्देनजर उस अपराध से जुड़ा हुआ जो सबूत है, जिसके बदौलत, जिसके आधार पर बेटा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल सही ढंग से कंडक्ट की जा सकती है, उन डॉक्यूमेंट्स की, उन आइटम्स की बात की जा रही है। इन स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पंडित 2005 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 91 सीआरपीसी का, जो अब सेक्शन 94 बीएनएसएस का बन गया, कैन बी इन्वोक्ड इफ द डॉक्यूमेंट और थिंग इनविसेज्ड अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी 94 बीएनएसएस इज नेसेसरी एंड डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। ठीक है, जो मैंने बताया एक रेफरेंस है। आपका आंसर कब बढ़िया माना जाएगा, आपका आंसर कब पूरा माना जाएगा, चाहे आप एलएलबी के सेमेस्टर एग्जाम में आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे पीसीएसजे और एपीओ जैसे एग्जाम में आंसर राइटिंग कर रहे हो, जब आप जिस बात को, जिस कंसिडरेशन को फर्दर कर रहे हो उसका एक रेफरेंस हो। तो रेफरेंस दिया मैंने आपको, मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसीलिए पीडब्ल्यू की महिमा है कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं सेमेस्टर के लिए, आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट को सही करना है, दुरुस्त करना है, क्लियर करना है, एंड मोर ओवर आपके पास अपना एक रेफरेंस है। द नेसेसिटी एंड डिजायरेबिलिटी हैज टू बी सीन विद द रेफरेंस टू स्टेज व्हेन द प्रेयर इज मेड फॉर प्रोडक्शन। सवाल यह है कि पुलिस ने कोर्ट से कहा कि साहब सम्मन जारी कर दीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा लीजिए। कोर्ट कहेगी क्यों मंगा ले भाई, अगर सर आपके लिए बड़ी मदद हो जाएगी, आपके फैसले के लिए सर, जो बात हम कह रहे हैं, जिस नरेशन पर हम चल, अरे हम ले चुके हैं संज्ञान, आगे बढ़ो, आगे बताओ, हम कर चुके हैं चार्ज फ्रेमिंग, आगे बढ़ो, आगे बताओ, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म हो चुका है, आगे बढ़ो, आगे बताओ। सवाल है ना भाई, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी, फिर पुलिस कोर्ट ऑफ लॉ से कहती है सर सम्मन जारी कर दीजिए, बड़ा जरूरी है इस डॉक्यूमेंट का अध्ययन करना। कहा यार तुम चार्जशीट सबमिट कर चुके हो, तुम्हारी चार्जशीट में ऑलरेडी क्लिंचिंग एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस है, क्या करोगे एक और सबूत लाकर? मतलब ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर क्या मांगा जा रहा है। वो जो शब्द नेसेसरी है उसका इंटरप्रिटेशन तो सब्जेक्टिव होगा, डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पर, तीनों प्रोसीडिंग पर, कि कब क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं जो मांगा जाए पुलिस के द्वारा वो नेसेसरी ही हो, और कोर्ट के लिए भी जरूरी नहीं बेटा, क्योंकि कोर्ट को लिखना पड़ेगा ना, ऑर्डर जो होगा वो रीजन ऑर्डर होगा कि क्यों मांग रही है कोर्ट। ठीक है, सो अ पुलिस ऑफिसर may move the court for summoning and production of a document at any of the stages mentioned in this section, but the accused can seek such order only at the stage of defense। भाई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस को अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो बेटा पुलिस को क्या करना होगा? पुलिस को जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तब पुलिस के पास ये पावर है। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज भी बहुत बड़ी होती है। जब आप सेक्शन 162 सीआरपीसी पढ़ोगे, इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
प्रश्न ये उठता है कि जो डिफेंस है, जो एक्यूज्ड है, वो भी तो कह सकता है सर उस अमुक विटनेस के पास कुछ पड़ा है, उनसे मंगवा लीजिए, लेकिन जब वो अपना डिफेंस लेकर आएगा तब तो, जब एक्यूज्ड अपने डिफेंस की स्टेज पर शामिल होगा तब तो बेटा वो कोर्ट से ये परमिशन कह सकता है, ठीक है ना, ये रिलीफ ले सकता है कि आप सम्मन जारी करिए। Thus, if any document is in the possession or power and it is believed to be in possession or power of the accused, the court or officer may issue someone directed him to produce the same if it is necessary for any proceeding under the BNSS। तो ये जो शब्द है बेटा, यही इस सेक्शन की सोल है। ये जो शब्द है नेसेसरी और रेलिवेंट, यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि कोर्ट ऑफ लॉ एसएचओ कब मांगेगा, ठीक है। तो जो पहला सवाल था कि क्या एक्यूज से मांगा जा सकता है, सेक्शन 94+1 केस लॉ जो मैंने आपको बताया, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और सवाल बनते हैं वो भी आपको बताता हूं। सवाल ये है, पूछा जाता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन अ पुलिस ऑफिसर सीज प्रॉपर्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। एक और सवाल है, what is the procedure that must be followed by the officer after such seizure during the course of investigation। तो एक सवाल जो पहला वाला है बेटा कि बिना कोर्ट के परमिशन के पुलिस ऑफिसर कब प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, सीज को लेकर। दूसरा विषय है कि क्या प्रोसीजर होगा जब एक पुलिस ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये जो सवाल है, इसका जो मैटर इन इशू है, ये सीजर के इर्द गिर्द घूमता है। सीजर मतलब क्या होता है? सीजर मतलब होता है जब्त करना। पुलिस जब्त करती है कि नहीं सामान? बिल्कुल करती है। तो बीएनएसएस में कई सेफगार्ड्स जोड़े गए हैं सीजर को लेकर। चलिए मैं इसे पढ़ाता हूं। जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 106। उधर क्या था 94, इधर क्या है 106, ठीक है। सेक्शन 106, Section 106 grants police officer the authority to seize certain properties and outlines the procedure to be followed before court। ठीक है, पुलिस वाला यार किसी सामान को जब्त करके, किसी प्रॉपर्टी को जब्त करके बैठा तो नहीं रहेगा। एज अ मैटर ऑफ प्रॉपर्टी, जिस कोर्ट में मुकदमा चलना है, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, उसे बताएगा ना, बताना पड़ता है भाई। आपने अकरेंस रिपोर्ट पढ़ी होगी या मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। उसी तर्ज पर बेटा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब कोई प्रॉपर्टी सीज की जाती है तो पुलिस ऑफिसर का यह कर्तव्य है कि वो अपनी कोर्ट, मतलब हर पुलिस वाले की जुरिस्डिक्शन से जुड़ी एक कोर्ट होती है। जैसे आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए जाते होंगे तो सीजीएम है, स्पेशल सीजीएम है, सीजीएम 1 2 3 4 ऐसे करके होती है ना, तो अपनी कोर्ट को बताएगा, ठीक है। This provision gives police officer broad power to seize any incriminating item apart from those specifically listed in a search warrant or those discoveries during the investigation of an offense। ठीक है, तो भैया ये जो सेक्शन नंबर 106 है, ये पुलिस ऑफिसर को बेटा पावर ही तो दे रहा है। 106 एक इनेबलिंग प्रोविजन है, जरूरी तो नहीं कि पुलिस वाला सीज करे। वही मैंने लिखा कि सेक्शन 106 बेटा पुलिस ऑफिसर को एक ब्रॉड पावर दे रहा है कि उस प्रॉपर्टी को आप सीज कर लीजिए विच अपीयर्स टू बी इनक्रिमिनेटिंग, ठीक है ना। अब यार देखो, सर्च वारंट जो जारी हो रहा है उसमें तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है ही है, या जो और दूसरी प्रॉपर्टीज है, तो पुलिस वाले के लिए माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, रमेश वर्सेस सिटी ऑफ दिल्ली का आप जजमेंट पढ़ेंगे, और वसुदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 का जजमेंट है। खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पुलिस के पास एक वाइड एम्पलीट्यूड पर पावर है इन्वेस्टिगेशन की। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कोर्ट ऑफ लॉ भी इंटरवीन नहीं करती है। तो पुलिस को इतनी वाइड इनेबलिंग पावर क्यों दी गई है? क्योंकि पुलिस को जांच करनी है। किसी अपराध के कारित होने के बाद अपराधी को पकड़ने के लिए, एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए, उसका जो ऑफेंस है साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करके वो सबूत इकट्ठा करने होते हैं जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसके ऑफेंस को, उसके एलिगेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसीलिए बेटा पुलिस को इतनी वाइड पावर दी है। चूंकि बीएनएसएस है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, विक्टिम सेंट्रिक, पुलिस की भी पावर दी गई है। तो सेक्शन 106 सीजर से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, आप और समझेंगे। सो द पावर ऑफ सीजर
इज इंसिडेंटल टू द पावर ऑफ सर्च। तो भाई सर्च कर रहा है पुलिस ऑफिसर के पास पावर है बेटा सर्च करने की, तो सर्च के साथ ही तो सीजर होगा। सीजर कब होगा आप बताओ? भाई पुलिस वाला को सर्च कर रहा है और पुलिस वाले को यह लगता है कि अरे भाई जिस मकान में मैं घुसा, जिस कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिशमेंट में मैं एंटर हुआ, वहां पर मुझे कुछ ऐसा मिला दैट इज वेरी रेलिवेंट फॉर माय इन्वेस्टिगेशन, तो वह उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा, क्योंकि हो सकता है वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी से जुड़ा अपराध कारित हुआ हो, जैसे एक मूवी आई थी उस पर हॉट स्टार पर, तो उसमें जो एक केमिकल का डब्बा रहता है, क्रिमिनल जस्टिस लेकर संबंधित मूवी है, तो पुलिस ने पूरा जब्त कर लिया और कहा साहब देखिए यही वो डब्बा है केमिकल्स वाला जिससे हत्या हुई है। तो पुलिस को ये पावर है, तो सर्च और सीजर एक दूसरे के इंसिडेंटल है, ठीक है। वर्ड सीज हैज टू बी कंस्टिट्यूट टू मीन टेकिंग फिजिकल पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो चलायमान संपत्ति है उसे ही तो आप सीज करेंगे। प्रॉपर्टी दैट में बी सीज्ड, सवाल पूछा गया था कौन सी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है, उसकी सूची है बेटा, बीएनएसएस बतलाता है, सेक्शन नंबर 106 क्लॉज 1 कहता है द पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी, द पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी, दिस पर्टिकुलर टर्म मे एंड एनी प्रॉपर्टी इज वेरी रेलिवेंट, कि भाई उसके सेटिस्फेक्शन पर है, उसके डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है ना। आपको लगता है, मतलब एक्यूज्ड को लगता है, विटनेस को लगता है कि ये प्रॉपर्टी नहीं सीज होनी चाहिए, पुलिस वाले को लगता है नहीं होनी चाहिए, और लिखा भी है मे, मतलब उसको लगे जब, तो बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, विच इज अलेज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग स्टोलन, जो मैंने आपसे कहा कि लगता है कि ये प्रॉपर्टी हो सकती है, जरूरी नहीं वो प्रॉपर्टी हो, लग रहा है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, और या उसको ये विश्वास है, उसका जो रीजनेबल बिलीफ है कि नहीं यही प्रॉपर्टी चोरी की है, कर देगा उसको सीज, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टेंसेस क्रिएटिंग सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जो ऐसी परिस्थिति में पाई गई है जो शक क्रिएट कर रही है ना। अपराध हुआ है, लिखा है ना कि भाई कोई अपराध हुआ, उससे संबंधित ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी परिस्थिति में पाई जा रही है जो इस सस्पिशन को जन्म दे रही है कि अपराध तो हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हथियार हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकता है, फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है फोर्जरी के केसेस में, ठीक है, चीटिंग के केसेस में। तो पुलिस वाले को अगर सस्पिशन हुआ कि ये प्रॉपर्टी इस जगह पे मिली है, इसका मतलब अपराध हुआ है, अपराध हुआ होगा, ठीक है, सीज कर लेगी। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस टपन डी नियोगी बहुत बेहतरीन केस है, आज भी रेफर किया जाता है, हर किताब में मिलेगा, सेमेस्टर्स को लेकर जो गाइड होती है उसमें भी आपको मिलेगा। देखो मतलब दायरा बता रहा है, एक्सटेंड बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर किस एक्सटेंड तक प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म प्रॉपर्टी आल्सो इनकम्पासेस द एक्यूज्ड बैंक अकाउंट, therefore during the course of an investigation a police officer is empowered to restrict the operation of such an account if the assets are directly connected to the offense under investigation। ये जितने बुकी होते हैं, आईपीएल वगैरह चलता है तो बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं और सट्टा लगाते हैं। मैं कहता हूं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का अपराध है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध है, फोर्जरी का अपराध है, हवाला से जुड़े पैसों का अपराध है, इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ अपराध है, ऐसा अपराध है जहां पर एक्यूज्ड के पास अकूत संपत्ति है और ये लगा नहीं ये सारी जो संपत्ति है अपराध कारित करके की गई है या भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई संपत्ति है, देन द पुलिस ऑफिसर इज वेस्टेड विद दैट अमाउंट ऑफ इनॉर्मस पावर, बैंक अकाउंट को भी सीज कर सकती है, थाने से बैंक को मेल जाएगा, बैंक वाला उस अकाउंट को रोक देगा उसका ऑपरेशन। पता चला एक्यूज्ड गया पैसा निकालने, पता चला नहीं आप पुलिस वाले के पास जाइए, ठीक है। तो इस एक्सटेंड तक की पावर है, उसमें फिर कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट वगैरह है तो उसकी सैलरी है, उसकी पेंशन है, ठीक है, लेकिन इन जनरल यह माना जाता है कि पुलिस ऑफिसर के पास यह पावर भी है इस हद तक, इस एक्सटेंड तक कि वो बैंक अकाउंट भी सीज कर सकता है। ऑल्दो उसे बताना पड़ेगा
कि ये जो बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट में जुड़ा जो पैसा है, जो लॉकर है, लॉकर में भी बहुत प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये जो अमुक लॉकर है ये किसी अपराध या इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे सीज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या लिखा, Furthermore, following properties may be seized by the police officer. इन प्रॉपर्टीज के अलावा भी बेटा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक सेक्शन 50 कहता है ऑफेंसिव वेपन फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया बेटा उसके पास कट्टा बरामदगी हो गई, ठीक है, चाकू की बरामदगी हो गई, कोई और घातक हथियार मिल गया, उसे भी पुलिस क्या करेगी, सीज कर सकती है। सिडिशियस और ऑब्सीन मैटर सेक्शन नंबर 98, ठीक है, ऐसा कोई मैटर बेटा जो सिडिशियस है, ठीक है ना, जो देश के खिलाफ यूज होने वाला है, देश के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए यूज किया गया है, या कोई ऐसा मैटर विच इज ऑब्सीन, ठीक है ना, which tend to deprave the mind of the person who is likely to read or see the matter, ऐसे करके अपन पढ़ते हैं ना ऑब्सिनिटी की परिभाषा। तो यदि कोई मैटर सीडीएस है, यदि कोई मैटर ऑब्सीन है, तो उसको भी सीज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई प्रॉपर्टी की, कौन सी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है, तो मैंने आपको बता दिया, उसका रेफरेंस भी बता दिया, सेक्शन नंबर भी बता दिया, उसके पीछे का प्रेम्बल भी बता दिया कि भाई पुलिस ऑफिसर क्यों सीज करेगा, किस प्रॉपर्टी को लेकर उसका जो सेटिस्फेक्शन है, डिस्क्रिशन है, कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब प्रोसीजर पढ़ते हैं कि भाई सीज करना एक बात है, लेकिन चूंकि सेफगार्ड भी जोड़ना है, सेफगार्ड भी रहना चाहिए, पुलिस की पावर आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। प्रोसीजर टू बी फॉलो, ठीक है, सेक्शन 106 of BNSS lays down the following procedures to be followed by police officer after making seizure। तो पहले करेगा प्रॉपर्टी को सीज, उस सीज करने के बाद, सीजर करने के बाद जो प्रोसीजर वो फॉलो करेगा, वो प्रोसीजर बेटा सेक्शन 106 स्टिपुलेट करता है। मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1, such police officer if subordinate to the officer in charge of police station shall forthwith reports the seizure to that officer। भाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही माना जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन एक थाने में 200, 250, 300 इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए बेटा हर थाने में बहुत सारे आईओ रहते हैं, होते हैं ना, कई एसआई रैंक के अधिकारी होते हैं, कई इंस्पेक्टर रैंक 3 स्टार वाले अधिकारी होते हैं। तो जब कोई मुकदमा पंजीकृत होता है, जब कोई एफआईआर लिखी जाती है, तो एसएचओ की ये पावर है डिस्क्रिशनरी कि वो किस अधिकारी को जो थाने में पोस्टेड है कौन सी जांच देता है। तो मान लेते हैं एसएचओ ने किसी ए नाम के पुलिस अधिकारी को जांच दी और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रॉपर्टी को सीज किया। सीज करने के बाद जो अधिकारी, जो पुलिस ऑफिसर जिसे हम आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेवारी है, उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है कि वो तुरंत ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताएगा कि सर मैंने ये प्रॉपर्टी जब्त की है, सीज की है। लिखा है ना, दिस forthwith हैज टू बी गिवन द इफेक्टिव मीनिंग। ऐसा नहीं अरे बता देंगे जब, नहीं, this information shall forthwith communicated to the officer in charge of police station, जिसे आप प्रभारी निरीक्षक कहते हैं, थाना अध्यक्ष कहते हैं, एसएचओ कहते हैं, कोतवाल कहते हैं, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, thereafter point number 2, thereafter the report of such seizure shall be sent to the magistrate having jurisdiction, section number 106 clause 3। भाई हर थाने की अपनी कोर्ट होगी। मान लेते हैं थाना नंबर बी की कोर्ट है एसीजीएम 2 या सीजीएम की अदालत उसकी कोर्ट है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या बताएगा, कोर्ट को बताएगा कि यह प्रॉपर्टी इस जगह से, इस इन्वेस्टिगेशन, इस अपराध, इस एफआईआर नंबर से जो जुड़ी हुई है उसे सीज किया गया है, ताकि कोई इंप्रोवाइजेशन ना हो सके, ताकि पुलिस मैनिपुलेशन ना कर सके। भैया पुलिस तो इंप्लीकेट भी करती है, आपको पता होगा, है ना, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो आपको ना पता हो। तो कहा गया भाई, पुलिस को कहा गया बताओ, तुरंत कोर्ट ऑफ लॉ को बताओ, अपने मजिस्ट्रेट को बता दो, ताकि कोई खेला ना किया जा सके। ठीक है, प्रोसीजर में पॉइंट नंबर 3, द पुलिस ऑफिसर में, जरूरी नहीं है,
गिव कस्टडी ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन अपॉन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट। बॉन्ड, बेल बॉन्ड मैंने आपको पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि वो जो प्रॉपर्टी सीज हुई है उसे किसी व्यक्ति को दे सकता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा वो व्यक्ति और उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी दे देगा। कौन सी? जो सीज हुई है। क्यों भैया, कौन सी प्रॉपर्टी देगा? इफ द सीज्ड प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट। यार प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है ना, उसे कोर्ट नहीं ले जा सकता है ना, कन्वीनियंट नहीं होगा। तो कहा गया कि ठीक है, पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अपने डिस्क्रिप्शन पर वो प्रॉपर्टी दे देगा, उसकी कस्टडी दे देगा और कहेगा भैया तुम बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो, एक गारंटी दे दो कि जब तुमको कोर्ट में बुलाया जाएगा तुम इस प्रॉपर्टी को लेकर आ जाओगे, या अगर ये प्रॉपर्टी कोर्ट नहीं लाई जा सकती है तुम इस प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट को जानकारी दे दोगे। अब पुलिस वाला बेटा जितनी प्रॉपर्टी सीज कर रहा है कितनी जिम्मेदारी उठाएगा? हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कम से कम 50 से 60 मुकदमे होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप समझो 60 मुकदमे हैं, 40 में सीजर हुआ तो कितनी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन बनेगा? इसीलिए एक इनेबलिंग प्रोविजन है, लिखा है ना, जरूरी नहीं, कर सकता है ऐसा। पॉइंट नंबर 2, if with regard to the seized property there is difficulty in accommodation the property in custody। ठीक है, आसान है, उसे प्रॉपर्टी को लेकर है, उसके अकोमोडेशन को लेकर है। सी, continued detention of property is not necessary for investigation, सेक्शन नंबर 106 क्लॉज 3। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जरूरी नहीं कि लगातार रखी जाए, लेकिन जुड़ी है अपराध से, जुड़ी है उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन से, तो ठीक है, उस व्यक्ति के पास नहीं रहेगी जहां से हम सीज किए, लेकिन किसी व्यक्ति के कस्टडी में तो दे सकते हैं। ABC वो सर्कमस्टेंसेस है जहां पर सीज्ड प्रॉपर्टी को पुलिस ऑफिसर बेटा किसी व्यक्ति को दे देगा। पॉइंट नंबर 4, if the property is subject to decay and of value less than rupees 500 and the person entitled to such property is not known, such property may be sold in an auction upon the order of the superintendent of police and section 503 and 504 shall apply accordingly। अब प्रॉपर्टी ऐसी है कि बेटा इट इज सब्जेक्ट टू डिके, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं है, और प्रॉपर्टी जो सीज्ड हुई है उसका जो एंटाइटल्ड व्यक्ति है, उसका जो मालिक है, ओनर है, उसके बारे में पता चल ही नहीं सकता है। तो फिर ये पावर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को नहीं दी गई है, ये पावर जिले के कप्तान को दी गई है या कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी गई है। मतलब इंप्लिसिट है ना, जहां कमिश्नर ऑफ पुलिस रहेगा वहां पे बेटा डीसीपी रहेगा। एक जिले को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो जब एक जिले को कई हिस्सों में बांट दोगे तो पूरे जिले का कमिश्नर होगा, और 3 हिस्से में बटा तो हर हिस्से का डीसीपी होता है। तो ये जो पावर है ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस कह देता है कि भाई जिस एरिया से जुड़ी प्रॉपर्टी है वहां का कंसर्न जो डीसीपी है वो ऐसा आदेश दे सकता है। तो एसपी या कंसर्न डीसीपी विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस इंप्लिसिट है, उस प्रॉपर्टी को उठा के ऑक्शन कर देंगे, और 503 504 जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है दैट विल अप्लाई। सेक्शन नंबर 105, पांचवा विषय, सेक्शन नंबर 105 ऑफ BNSS, इट प्रोवाइड्स दैट द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस और टेकिंग पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, एक तरफ सर्च की बात है और दूसरी तरफ उसके पोजीशन की बात है। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, अंडर चैप्टर 7 और सेक्शन नंबर 185। सेक्शन नंबर 185 क्या है वो भी आप जल्दी से जान लो। सेक्शन नंबर 185 इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ प्रावधान है कि यदि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि किसी जगह पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि अगर हम उस जगह पर जाएं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती है, और वो जो प्रॉपर्टी रखी है कहीं पर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि यार उसे प्रोक्योर दूसरे किसी तरीके से नहीं किया जा सकता जब तक हम उस जगह पर एंटर ना करें, और वो जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह पावर डेलीगेट करता है, आप जाओ उस घर में, एंटर कर जाओ और अपनी सर्च वगैरह कर लो। ठीक है, सेक्शन नंबर 185 हम लोग इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे तो वहां भी चर्चा करेंगे। तो सेक्शन नंबर 105 प्रोवाइड्स दैट प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ प्लेस, टेकिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल और थिंग अंडर चैप्टर 7 और अंडर सेक्शन 185
including the preparation of the list of all the things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses shall be recorded through any audio video electronic means, preferably by mobile phone, and the police officer shall without delay forward such recording to the district magistrate, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। क्या कहा जा रहा है कि भैया तुम प्रॉपर्टी सीज कर रहे हो, प्रॉपर्टी सीज कैसे करोगे? चैप्टर 7 के अंतर्गत करोगे। प्रॉपर्टी सीज कैसे करोगे? सेक्शन 185 में जब आप घुसोगे, पुलिस ऑफिसर के लिए कहा जा रहा है प्रॉपर्टी सीज करोगे तो आप क्या करोगे? आप लिस्ट बनाओगे। आप क्या करोगे? मेमोरेंडम ऑफ सर्च बनाओगे। आप क्या करोगे? विटनेस से साइन कराओगे। कहे ये सब करवाते समय तुम पहले रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो वीडियो जो भी प्रेफरेबल हो, है ना, और उसमें भी अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करो, प्रेफरेंस दो। और जैसे ही तुम ये सारी चीज कर लोगे, लिस्ट वगैरह बनाना, विटनेस से साइन कराना, मेमोरेंडम वगैरह और ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दोगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट थोड़ी ना है, वो तो ईएम है, वो तो आईएएस है, वो तो जिले का अधिकारी है। तो आप डीएम को भेज दो, एसडीएम को भेज दो, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भेज दो, अपने पास मत रखो। क्यों ना रखो? केवल इसीलिए बेटा कि पुलिस के ऊपर एक मैंडेट है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी को फ्राइवलेसली इंप्लीकेट ना कर सके। ठीक है, तो ये नया एड ऑन है, मैंने शुरू में भी आपको बताया था। तो ये करना जरूरी है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड को मेंटेन करना अत्यंत जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्शन 94 क्या है, 106 क्या है, क्या एक्यूज्ड को बुलाया जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है, सीजर का प्रोसीजर क्या होगा, और उससे जुड़े बेटा कुछ केस लॉ। तो देखो कितने कम समय में कितने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने 2 सेक्शन भी कवर कर लिए और 2-3 सवाल भी कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी यूनिट से जुड़ा है सेक्शन नंबर 144 जो पहले 125 हुआ करता था, मेंटेनेंस से जुड़ा है, जो वाइफ है, जो पेरेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं उनके। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको मेंटेनेंस पढ़ाता हूं। आशा करूंगा ये जो पहला टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेम यूनिट।